जी इस समय हम सेरेमिक इंडस्ट्री के अंदर हैं, फैक्ट्री के अंदर हैं। ये जो मैं देख रहा हूँ ये व्हील्स मुझे दिखलाई दे रही है, इसके पट्टे दिखलाई दे रहे हैं। इसकी थोड़ा सा वर्किंग प्रोसीजर के बारे में बतलाएं। ये तो अभी हमने कुछ ये अपना ये 2-3 साल पहले तक अपन इसमें से आइसोबीटी बैट्स बनाते थे। अच्छा। और उसको ये फ्लाई व्हील है और ये इट इज़ कनेक्टेड विद द ट्रक इंजन। अरे गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और वो ट्रक इंजन से इसको ऑपरेट करते थे। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पावर कम है हमारे पास, अभी भी है। अच्छा। तो वो और ये अपने कास्ट रिड्यूस करने के हिसाब से, क्योंकि हाई टेंशन पावर लेने में काफ़ी कास्ट आ जाती है। गुड गुड गुड। तो उसको जस्ट टू गिव मोशन ये ऑप्शन अपन ने सेलेक्ट किया था। और ये अभी तक चला। अपन कैडरलीज और टाटा रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड बेलपहाड़ को की फ्रेंचाइज थी अपने पास में। गुड। वो अपन यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके देते थे। अच्छा। लेकिन अब क्या कास्ट बढ़ गई, टेक्नोलॉजी नई आ चुकी है। जी। तो मतलब we are not able to compete in the market. That's why it has been closed. अच्छा। और ये जो अपन से ये जो यूनिट देख रहे हैं ये क्या है? ये जो है मुझे जो है ये चक्की के जैसे ये क्या है? ये पग मिल है। इसमें अपन ये प्रोसेसिंग करते थे जो आइसोबीटी बैट्स बनाते थे। अच्छा। उसमें वो एक्चुअली वो इंसुलेटिंग रिफ्रैक्टरी है। अच्छा। उसमें बुरादा और फायर क्ले को ब्लेंड करके उसके ब्रिक्स बनाए। मतलब ये अभी जिस प्लांट में हम यहाँ पर खड़े हैं ये प्लांट जो है सेरेमिक प्लांट, जिसको 1942 में स्टार्ट हुआ और फिर आपने बतलाया कि 1956 में एक बार बंद हुआ, उसके बाद 1972 पे एक बार बंद हुआ, 72 में स्टार्ट हुआ, 72 में फिर स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये थर्ड फेज में आपने ये काम स्टार्ट किया। मतलब आप जो है निरंतर ये प्रयास करते रहे कि हमारी ये जो मिल है, हमारी जो फैक्ट्री है वो रन करे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ये 98 मतलब 96 से मैं इसको देख रहा हूँ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तब से अपन ने चलिए आइए अब दूसरे तरफ चलते हैं, प्लांट के दूसरे तरफ चलते हैं। ये हमने ये 1996 में यहाँ पर ये 2 पल्वराइजर लगाए थे और उसके साथ में अभी अपन ने देखा वो पग मिल था। इसमें अपन ये आइसोबीटी जो मटेरियल है इंसुलेटिंग ब्रिक्स उसके मैन्युफैक्चरिंग में अपन इसको काम में लेते थे, जो कि अभी पिछले 3 वर्ष तक चला। लेकिन अब अपन कास्ट हाई होने के कारण, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाने के कारण अभी मार्केट में कम्पीट नहीं कर सक रहे हैं, इसलिए ये काम भी बंद है। ये इसको क्या बोलते हैं? ये पल्वराइजर है। अच्छा। और ये इससे यहीं पे अपन उस रॉ मटेरियल्स को डालते हैं? हाँ, इसमें से ग्राइंड होता है। वो भी ये बड़ा पल्वराइजर है। अच्छा। उसको हम उसको भी डीजल इंजन से चलाते थे, ट्रक के इंजन से। अच्छा। इस तरफ आते हैं थोड़ा सा अपन। ये जो एक इकाई दिख रही है हमको, इस इकाई को बतलाएं रोहित जी। ये जो इकाई दिख रही है, ये जो 3 चैम्बर्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये ब्लंचर है। इसको जब ये ग्लेज तैयार हो जाता था तो उसको इसमें ब्लेंडिंग करते थे और ये फाइनल ग्लेज तैयार होता था इससे। ग्लेज मतलब चमकाने के लिए मतलब ग्लास कोटिंग विथ ऑक्साइड कलर्स। अच्छा, ठीक है। तो कलर के लिए अलग अलग जो ओर्स अपन यूज करते रहे होंगे। जैसे नीले रंग के लिए मैं कोबाल्ट ऑक्साइड है, व्हाइट कलर के लिए जिरकोनियम है, जिंक ऑक्साइड है, और ये अपना रेड कलर के लिए आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है। ठीक है। ये स्टोनवेयर पाइप है। अच्छा, ये जो बड़े बड़े ड्रेनेज के लिए बड़े बड़े, तो ये तो अभी भी बन रहे हैं? नहीं, अब नहीं बन रहे। अब नहीं बनते हैं। अच्छा, ये पीवीसी युग आ गया। अच्छा, ठीक है।
मैं समझता हूँ ये कटर होगा। जी हाँ, ये कटर है। कटर है, ठीक है। और ये जो 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, ये क्या पूरी सॉफ्ट यहाँ से लेके वहाँ तक आपका ये करीब मतलब 100 बाई 40 के 6 हॉल थे। अच्छा। उन 6 हॉल में मशीनरीज थी और उसमें एक मेन सेंट्रल सॉफ्ट हुआ करती थी जी। उस ज़माने में 1940 में यहाँ पर बिजली नहीं थी जी। और उस समय तो बड़े बड़े शहरों में भी बिजली नहीं थी। उस समय ये स्टीम पावर से चलता था। गुड। उसमें स्टीम इंजन था, बॉयलर था। क्या आज वो स्टीम इंजन बॉयलर के कुछ रेसिड्यू? नहीं, वो तो बहुत पहले जब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो उस समय हटा दिया गया था। तो ये जो पिलर आप देख रहे हैं इसमें मेन सॉफ्ट पूरी रहती थी थ्रू आउट। वो जो लंबा लोहे का सॉफ्ट है वो पूरा घूमता है। हाँ, ये करीब आपका मतलब 250 फुट लंबा था जी। और उसमें सब मशीनें लगी थी और वो सेंट्रली ऑपरेट होता था। समझ गए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अगली इकाई की तरफ चलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि किस किस तरह का रॉ मटेरियल्स यूज होता था इसमें फायर क्ले, फेल्सपार, क्वार्ट्ज। अच्छा, मतलब जो है सिलिका ऑक्साइड के ही मेन ओर्स थे इसमें। ये इसका मेन रॉ मटेरियल है। हाँ। और ये लोकली अवेलेबल है। अच्छा, कितनी दूरी पर ये अपने को सारे मटेरियल? ये अपने सब 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में अवेलेबल है। आज भी अवेलेबल है? आज भी अवेलेबल है। अच्छा। और उस समय देखिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए या तो रॉ मटेरियल हो या मार्केट हो जी, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल को बेस करके ये इंडस्ट्री लगाई गई थी। जी। अब ये अपन इमेजिन कर सकते हैं हाँ। कि उस ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जी, सब पूरा काम मैनुअली होता था। हाँ। तो किस तरीके से ये किया गया होगा, ये एक इट इज़ मैटर ऑफ प्राउड कि जब ये पूरे मेरे ख्याल से उसमें पूरे विंध्य क्षेत्र में बिजली नहीं रही होगी। नहीं थी। जहाँ तक मुझे रीवा राज्य के इतिहास की बात है, बताते हैं कि जो पुराना मार्तंड स्कूल है उसके पास जो है एक पावर प्लांट था, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सिर्फ जो है रीवा फोर्ट तक जी हाँ। तो उस ज़माने में यहाँ पर एक विशाल स्टीम इंजन लगाया गया था और एक बहुत बड़ा बॉयलर था। उससे वो स्टीम इंजन चलता था, फिर उससे जनरेटर चलता था, जनरेटर से पावर जनरेट होता था और सब ये पूरे प्लांट चलते थे। तो उस समय यहाँ पर जब इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसके पहले सिरेमिक्स फील्ड में एक जो पहली यूनिट हिंदुस्तान में आई थी वो थी बंगाल पॉटरीज लिमिटेड। अच्छा, अभी भी रन कर रही होती? नहीं, वो बंद हो चुकी है। अच्छा। ये अपने जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो है वो सिरेमिक डिपार्टमेंट सबसे पुराना है जी। वो मतलब वहाँ पर ये ब्रिटिश टाइम में ये पहला चीनी मिट्टी का उद्योग वहाँ पर स्थापित हुआ था। और चंदिया को हिंदुस्तान का दूसरा चीनी मिट्टी का उद्योग होने का गौरव। कितनी गौरव की बात है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इसी तरह से जो हमारी कोल माइंस रीवा कोल फील्ड थी वो 1886 में स्टार्ट हुई, रानीगंज 1776 में स्टार्ट हुई। तो हम कोल माइंस के मामले में भी हमारा उमरिया जो है सेकंड था और आपने आज बताया कि सेरेमिक में भी सेकंड था। तो प्राउड फील कर रहा हूँ मैं। और यहीं के रॉ मटेरियल से ये अभी मैंने जो आपको जिक्र किया डॉक्टर टी.एन. शर्मा का, जिनको की सिरेमिक्स में पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो वो यहाँ पर आया करते थे जी। वो उसी समय उन्होंने पीएचडी किया था टोक्यो यूनिवर्सिटी से और वो काफ़ी मतलब रिसर्च करने में इंटरेस्ट रखते थे, खुद अपने पैसों से वो काम करते थे जी। मैंने उनके साथ 3 साल शागिर्दी भी की है। अरे वाह। तो वो उस समय हमारे पिताजी के पास आते थे तो उन्होंने जब यहाँ का रॉ मटेरियल देखा, पूरा प्रोसेस देखा, तो उन्होंने उनके दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई। वो जो खुर्जा है दिल्ली के पास में, वो बेसिकली उसी प्लेस को बिलोंग करते थे। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो या मार्केट हो, तो अगर हम यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ ले जाके करें तो दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये सोच के उन्होंने यहाँ के रॉ मटेरियल से वहाँ पर खुर्जा में एक छोटा सा पॉटरी ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था विद द कोलैबोरेशन एंड मतलब जो है उस खुर्जा का जो सेरेमिक इंडस्ट्रीज है वो विद द कोलैबोरेशन ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। और उस समय उनको 75,000 रुपये की ग्रांट मिली थी। उस 75,000 में उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया और उस ट्रेनिंग सेंटर में 20-20 लोगों का बैच बना के वो वहाँ पर ट्रेनिंग देते थे। एंड ही मेड दिस सिरेमिक्स सिंप्लीफाइड। नहीं तो किसी ज़माने में ये जापान और इंग्लैंड से क्रॉकरी आती थी, वही क्रॉकरी उन्होंने वहाँ बनाना शुरू कर दिया। आज वहाँ पर लगभग 1500 इंडस्ट्रीज़ हैं
और पूरे विश्व में खुर्जा की क्रॉकरीज, खुर्जा की potteries, क्रॉकरीज, हाँ, जी। आपका जापान इवन चाइना भी उसके सामने फेल है। जबकि हम कहते हैं सिरेमिक इंडस्ट्रीज का जो है चाइना था। फादर जो है चाइना है, हाँ। चाइना का नाम भी शायद नाम है, इसीलिए पड़ा कि हाँ। चाइना क्ले वहाँ पे मिलता हाँ। था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इंसुलेटिंग ब्रिक्स के साथ साथ में हमने ये रैमिंग मास भी बनाना शुरू किया था। रैमिंग मास में क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स रहते हैं और क्ले का ये कंपोजिशन है, और ये कास्टिंग में स्टील प्लांट्स में यूज़ होता है। तो ये अपन ने सर्वाइवल के लिए अपन ने बहुत सारे आइटम्स धीरे धीरे यहाँ पर शुरू किए थे, लेकिन अभी भी अपन हिम्मत नहीं हारे हैं। नहीं, बिल्कुल। और इसमें प्रयासरत रहेंगे। डार्विन ने कहा है पुरोहित जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। राइट। हमको सर्वाइव आप कर रहे हैं क्योंकि आप फिट हैं, या ये मान के चलिए कि आप फिट हैं तो आपकी इंडस्ट्रीज भी जो है वो सर्वाइव करेगी, निश्चित रूप से करेगी। ये अब हम दूसरी यूनिट या इकाई पे हैं। पुरोहित जी बताएं। ये ग्रेनुअल्स बनाने वाला प्लांट है। ये जो आइसोबिटी रिफ्रैक्ट्री अपन बनाते थे, उसके बाद इसके ग्रेन्स बनाते थे 1 to 5 mm, और ये स्टील प्लांट्स में लगता है। वो एज ए मतलब फॉर द कास्टिंग ऑफ मतलब दे यूज इट एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, जो कि हीट लॉस को रोकता है, क्योंकि इसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टीज रहती है। और इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के साथ साथ में इट कैन रेजिस्ट अप टू 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अच्छा, इसी को हिंदी में अग्नि सहरोधी कहते हैं। जी। ये काम भी अपन ने अभी 2-3 साल पहले तक किया। नहीं, मैं जब से आपसे चर्चा में हूँ मैं देख रहा हूँ कि आप इसके सर्वाइव के लिए जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये इंजन रूम है। अच्छा, यहाँ पर स्टीम इंजन था। हाँ। और उस पोर्शन में जहाँ से अभी अपन आए हैं, हाँ। वहाँ पर स्टीम बॉयलर। अच्छा। तो कोयले से स्टीम बनती थी, तो फायरिंग होती थी, और यहाँ पे ये इंजन चलता था। और ये जो आपको ये जो दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा फ्लाई व्हील यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा। और वो मोटे मोटे रस्सों से उस फ्लाई व्हील से वो जो आपको बताया 250 फुट लंबी साफ, जी, वो साफ ऑपरेट जुड़ी हुई थी। हाँ, इंजन रूम में है। हाँ, इंजन रूम है। और ये 200 हॉर्स पावर का इंजन है। गुड, वेरी गुड। अब देखिए, इतना पुराना हो गया है कि ड्राइव टेरिस जैसे पौधे यहाँ पर उग चुके हैं, है ना, सारे फॉर्न्स। ये जो ग्रेन्स है, ये देखिए, ये ग्रेन्स है, ये आइसोबिटी ग्रेन्स है। ये इसको ले इसका यूज़ किस में होता है? ये स्टील प्लांट में होता है। अच्छा, भिलाई। ये आपका ये टाटा रिफ्रैक्ट्री को हम सप्लाई करते हैं। ये आपका TRL को करते थे, फिर वो स्टील अथॉरिटीज आप इंडियन सेल को कर रहे हैं। ठीक है, बहुत खंडहर बताते हैं इमारतें कभी बुलंद थी। चलिए आइए। इस चैनल को बेल बटन दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले समय में मैं आपको उमरिया ज़िले की पूरी धरोहर से बारी बारी से अवगत कराता जाऊंगा। वी लव उमरिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।